अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज 4 मुल्कों के दौरे के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर 2 ममालिक के दौरा करेंगे और पाक भारत जंग के दौरान इन ममालिक का जो एक शानदार किरदार था, न सिर्फ उस हवाले से उनका शुक्रिया अदा करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में इन 2 ममालिक से मज़ीद जो पाकिस्तान को मदद दरकार है, जो उनकी हमायत दरकार है, उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। उसके साथ साथ पाकिस्तान का एक सफारती मिशन भी बैरून मुल्क जाने की तैयारी कर चुका है, ताकि दुनिया को आगाह किया जा सके कि भारत ने किस तरीके के साथ 6 और 7 मई को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात के ऊपर हमले किए, जिसके नतीजे में मासूम बच्चे और सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। पाकिस्तानी मिशन जब इस तैयारी में है तो उसी वक्त भारतीय मिशन इस सिलसिले के अंदर अमेरिका पहुंच चुका है और अमेरिका के अंदर वहाँ पर जाकर लॉबिंग का सिलसिला जारी है। मोदी सरकार ने वहाँ पर भारत के जो मारूफ ताजर हैं उनको भी इस मामले के लिए एक्टिवेट किया है, लेकिन इस हकीकत के बावजूद कि भारत जितनी भी कोशिशें कर रहा है, उसके बावजूद अब तक जो आलमी आवाज़ हैं वो पाकिस्तान के हक़ में उठती हुई दिखाई दे रही है। अमेरिकी सदर जब भी उनको मौका मिलता है वो पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ करते हैं, तो एक ऐसे मौके के ऊपर जब भारत को सफारती सतह पर भी सुबकी उठाना पड़ी, अस्करी सतह के ऊपर बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा और अब दोबारा सफारती जो उनका मिशन दुनिया के मुख्तलिफ दौरों के लिए रवाना हुआ है, क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो आलमी फ़ज़ा है और अपने हक़ में हमवार कर पाएंगे और पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर किन इक़दामात करने की ज़रूरत है। और इसके साथ बात करेंगे जो पाकिस्तानी वफ़द है उसके अंदर तहरीक इंसाफ के किसी रुकन को शामिल नहीं किया गया, कि इस पार्लिमानी वफ़द के अंदर तहरीक इंसाफ के रुकन का शामिल होना बहुत ज़रूरी था। और इसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन अक़वाम आलम इसके ऊपर खामोश दिखाई देती है, जिसके नतीजे में एक मरतबा फिर खिते का अमन एट स्टेक है। सवाल यह है कि खुजदार के अंदर भारतीय प्रॉक्सीज़ ने स्कूल बस पर हमला किया, जिसके नतीजे में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 8 हो गई है। और इस सिलसिले के अंदर फितरन हिंदुस्तान के खिलाफ किस लेवल पर एक फैसला कून ऑपरेशन करने की तैयारी कर ली गई है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एक मरतबा फिर कोशिश शुरू हुई हैं, लेकिन बानी पीटीआई ने यह वाज़ेह पैगाम दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट से और हुकूमत से और कोई बात नहीं करेगा। अगर किसी ने इस हवाले से बातचीत करनी है, अगर इस्टेब्लिशमेंट बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनके साथ मुज़ाकरात करे। क्या माहौल बन चुका है, जो कि एक पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी शहरियों का वफद दोबारा पाकिस्तान पहुंच चुका है, क्या दोबारा मामला बातचीत की तरफ बढ़ने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि 2 सालों में पाकिस्तान का रेवन्यू दुगना हो चुका है, दिफाई बजट में इजाफे की तैयारियां हो रही हैं। क्या मुल्क के मौजूदा माशी सूरत हाल के अंदर दिफाई बजट में इजाफा किस हद तक नागुज़ीर है और क्या इससे मुआशी सरगर्मियाँ तो मुतासर नहीं होंगी, इस पर भी बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में आपको बताएंगे कि वजारत मजहबी अमूर और निजी हज ऑपरेटर्स के मबैन एक कन्फ्यूजन थी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके नतीजे में 67,000 पाकिस्तानी रवां साल अरबों रुपये जमा कराने के बावजूद फरीज़ा हज की सादत हासिल नहीं कर पाएंगे। जिम्मेदार है कौन और 70 और पैसे जायद की रकम इन पाकिस्तानियों को कब और कैसे मिलेगी, तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर कार रऊफ़ क्लासा साहब, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे माहिर मुआशियत डॉक्टर खकान नजीब साहब। जी क्लास साहब, आपका बहुत शुक्रिया। क्लास साहब, नरेंद्र मोदी अपना एक मिशन अमेरिका भेज चुका है शशि थरूर की सरबराही में, वहाँ पर आलमी जो राय आम है उसको हमवार करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने भी अनाउंसमेंट की कि सफारती सतह के ऊपर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पहुँचाने के लिए एक पार्लिमानी वफ़द जाएगा, उसकी तैयारी रवा हफ्ते, उसके आइंदा हफ्ते इतलात है कि वो रवाना होगा। लेकिन वज़ीर शहबाज शरीफ 4 मुल्कों के दौरे के ऊपर रवाना हो चुके हैं। तुर्किया पहले जा रहे हैं, ईरान जाएंगे, अज़रबैजान, उसके बाद ताजिकिस्तान, कोशिशें जारी हैं। लेकिन जहाँ पर भारत को बुरी तरह से शिकस्त हुई है और भारत के अंदर से ये आवाज़ें उठ रही हैं कि मोदी सरकार को कितने बुरे तरीके से हर महाज के ऊपर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और ज़रा ये सुनते हैं इनके भारतीय तजिएकार हैं परवीन सवाने, वो क्या कह रहे हैं इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर भारत के अंदर रहते हुए, और इस शॉर्ट सुनने के बाद आपसे बात करेंगे। जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था, तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। अरे देखिए साहब, अभी एक क्राइसिस है,
अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है और वही हुआ है। क्लास साहब, बड़ा पोस्टमार्टम किए परवीन सवाने साहब ने, बड़ा रियलिस्टिक है इस बात से हट के कि हम पाकिस्तान की साइड से भी बैठ के बात कर रहे हैं, और वो भी जिस तरह बात को इशारा करना चाह रहे हैं कि अब आपने मोदी ने दुनिया के अंदर एक वफद भेज दिया, पाकिस्तान भी अपना वफद लेके जा रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पहले भी मान रही है, आइंदा भी मानेगी। तो जो असल तरीक़ाकार था, जो सीज़ फायर के दौरान बात हुई थी कि आप न्यूट्रल मकाम के ऊपर बैठ के बातचीत करें, वहाँ बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। तो जब अब हमारे वफद ने भी वहाँ पर जाना है और भारत को बिलखसूस अमरीका से, जो कि अमेरिका के साथ बड़े गहरे इनके मरासिम थे, वहाँ से सपोर्ट नहीं मिली, शशि थरूर की सरबराही में जो वफद अमेरिका पहुँचा है, हो सकता है कि वो है किस हद तक बात का इम्कान है कि वो अमेरिका के अंदर अपनी जो सपोर्ट है वो किस हद तक हासिल कर सकें, जो अभी तक ट्रंप के लेवल के ऊपर दिखाई नहीं दी। ये बड़ा अहम सवाल है। और उससे पहले जो भी आपने क्लिप दिखाया परवीन साहब का, मस्त है वो आप वाली बात कि हम पाकिस्तान में बैठे हैं और क्योंकि वो हमारी थोड़ी सी वो नैरेटिव को सपोर्ट मिल रही है, लिहाजा लोग समझेंगे, हम इसलिए अप्रिशिएट करते हैं। वैसे ही आज के नहीं, बहुत पहले कहते हैं रीजनेबल, बड़े सेंसिबल और बड़ी फेयर बात करते हैं। और ये बहुत कम लोग बच गए हैं दुनिया में कि अपने मुल्क में बैठ कर इस तरह की बात करना, क्योंकि हर कोई आप पे एक फतवे लगा देते हैं, एंटी नेशनल कह देते हैं, एंटी स्टेट कह देते हैं। और इंडिया में वैसे भी हमने देखा है स्पेस बिल्कुल कम हो गया, यूट्यूब बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, इतना डर गया। मतलब इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, इतना बड़ा मुल्क है कि वो यहाँ पे यूट्यूबर से भी डर गए हैं, तो वो ट्विटर से भी डर गए, हर कोई बैन, हर कोई बंद, वो सारी चीज़ें आपके सामने। लिहाजा इनका जो एनालिसिस है वो बड़ा अच्छा। बाज़ दफ़ा आप अपनी पावर जो है ना, पावर क्या होती है, पावर को आप शो नहीं करते होते। वो कहते पावर शो होगी तो खत्म हो गई। जी बिल्कुल ऐसे। कार्ड जो है ना आपने दिखाना नहीं होता, कार्ड को अपने हाथ में होल्ड करके रखना होता। कुछ देर अपने पूरे महल्ले को डराना भी होता है, पता नहीं मेरे पास कौन से कार्ड्स हैं। आपकी पावर थी, बड़ा ग्रेंजर था, पाकिस्तान भी मतलब हम समझते थे, दुनिया समझती थी कि पता नहीं यार इनके पास क्या चीज़ है, रफेल आ गया, बुला बुला मिग आ गया, फलानी चीज़ें आ गई, वो आ गए, तो पता नहीं दबदबा कायम रहना चाहिए। वो दबदबा, वो कहते हैं कि असल बदमाश कौन होता है, जो चपेट नहीं मारता, चपेट से डराता रहता है। भाई आप अगर दुनिया के बन गए थे, वो चाइना के अगेंस्ट उन्होंने बना दिया था कि यू आर ए बिग पावर। एक दफा जब आप एक्सपोज हो गए, जो बात वो कह रहे प्रवीण साहब कह रहे, बड़ी अहम है, डीप है, और इंडिया में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएगी। ये बेचारे भी वहाँ पे मेरे ख्याल ट्रोलिंग का शिकार होते होंगे, जैसे हर जगह पे होते हैं। वो ये कह रहे थे कि भाई साहब आपने जो इतनी बड़ी माइट रखी हुई थी, अच्छा लोगों पे फिर एक्सपेक्टेशन लेवल आसमान पे था कि बस रफेल आ गए तो जाएंगे तो चढ़ जाएंगे। जो उन्होंने कहा ना, वो तैयार बैठे थे, लास्ट टाइम तो तैयार नहीं थे कि वी वर नॉट, मतलब है हम एक्सपेक्ट ही करते थे। वहाँ से उड़े हैं श्रीनगर एयर बेस से उड़े हैं, कितनी देर लगती है बालाकोट आने में, हार्डली मेरा ख्याल है कोई मिनट ही लगे होंगे ना, कुछ तैयार नहीं होते आपने बम शम गिराए चले गए। अब की दफ़ा उन्होंने कहा वो तैयार बैठे थे। अच्छा पाकिस्तान ने अच्छी चीज़ की जो अभी भी करनी चाहिए, मैं कहूँगा हम सारे थोड़ी सी ओवरडू कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी कोई हमने बड़बोल नहीं मारे थे कि हम ये कर देंगे। हमने अपनी तैयारियां पूरी रखी जो रखनी चाहिए थी। हमने अगर चाइना से टेक्नोलॉजी, जहाज़ लिए, वट एवर जो भी था, हमने वैक्स वगैरह ले लिया, अच्छा किया। तो हमने उनको तैयारी के साथ जवाब दिया और दुनिया ने देख लिया। अब मैं समझता हूँ हम भी थोड़ा सा वो इंडिया वाला काम कर रहे हैं भारत के साथ, हम भी थोड़ा सा ओवरडू कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवर किल भी नहीं करना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए बस। ठीक है, बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि कोई हम पे हमला करेगा हम जवाब देंगे, ज़्यादा जितना भी होता रहे, क्योंकि एरोगेंस, रूडनेस, तकब्बुर जो है ना खुदा को पसंद नहीं है। कोई दुनिया का इंसान करे, कोई मुआशरा करे, कोई मुल्क करे। लिहाजा मैं यही कहूँगा कि हमें ज़रा ठीक है कि हमें भी अपने घोड़े थोड़े से बांध लेने चाहिए एक चीज़, क्योंकि दुनिया को हमने दिखा दिया कि हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है। फेयर एनफ। लास्टली कमिंग टू द पॉइंट जो आपने शशि साहब की बात की है, आजकल थरूर साहब का एक क्लिप चल रहा है, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा। ये पहले का, जब कांग्रेस में ऑफ कोर्स कांग्रेस के उनके एमपीज़ हैं, चौथी दफ़ा बन रहे हैं। इन्होंने ट्रंप साहब के बारे में इनसे सवाल हुआ था, मेरा ख्याल ऑक्सफोर्ड यूनियन में गए थे अगर मैं सही समझाऊँ मैं, वहाँ पे ट्रंप साहब उन दिनों में आए थे नए। इन्होंने ट्रंप साहब के खिलाफ खासा इन्होंने गुस्से में गुफ्तगू की थी। मतलब इनका ये था कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं है उन पर मैं क्या कमेंट करूं। तो लोगों ने ये मतलब आज की एज जो है डिजिटल एज है, ये बड़ी जालिम चीज़ है। मुझे खुद डर लगता है कैमरे के आगे कि आपकी एक एक चीज़ रिकॉर्ड हो, 5 साल होगा जी बिल्कुल। उन्होंने 5 साल बाद, 4 साल बाद और वो निकाल लिया है, और उन्होंने क्लिप निकाल दिया है। अब ये मसूफ ये भी वहीं पर अमरीका में है, ये शशि साहब बिल्कुल ठीक है, और वो साथ में क्लिप, अच्छा क्लिप भी इंडियन खुद चला रहे हैं कांग्रेस वाले और या दीगर लोग हैं। भाई सब शशि साहब आज जो आप उसी ट्रंप के पास गए बैठे, आप तो इसको क्लास का बंदे नहीं समझते, आप तो इसको लीडर ही नहीं समझते। अभी आप उसी के सामने बैठेंगे और प्ली करेंगे और ये उनको क्या नई बात बताएंगे। भाई आपके साथ जेडी वैंस साहब आपके साथ राब्ते में थे, वो उन्होंने खुद कहा है, जो उन्होंने जयशंकर साहब ने, उनके मार्को रूबियो जो हैं वो आपके साथ राब्ते में थे, प्रेसिडेंट साहब राब्ते में थे, व्हाइट हाउस की एडमिनिस्ट्रेशन राब्ते में। अमेरिकन से बेहतर इस मसले को कौन जानता है, या पाकिस्तान इंडिया जानता है या तीसरा कोई मुल्क आउटसाइड जानता है ना।
वो अमेरिकन हैं। अमेरिकन आजकल वो क्या करें, ट्रम्प साहब की गुफ्तगू तो पाकिस्तान की बात हो, वो तो वही मुझे वो याद आ जाते हैं। वो तो जी बिल्कुल अल्ताफ हुसैन साहब याद जाते हैं कि एक वो क्या कहते थे, इधर तो एक उधर, मतलब ट्रम्प साहब इज सो हैप्पी। इन हालात में अमेरिका जाना और उनको शशि साहब का जो वो ट्रम्प साहब के खिलाफ गुफ्तगू कर चुके हैं, वो तो पहुंच चुका होगा क्लिप उन तक कि भाई साहब ये जो आ रहे हैं, नतीजा आपको नजर आ रहा है, वो सबको नजर आ रहा है। ये वो मौका है, मैंने ये कॉलम भी लिखा है कल परसों कि शशि थरूर साहब वो मौका है जो उनको जंग के बाद याद आया है, और जो जंग के बाद मौका याद है। मतलब आपको ये काम अगर लॉबिंग करनी थी, आपने पहले करनी थी, दुनिया को कैल करना थी पाकिस्तान इज अ बैड कंट्री एंड वी आर गोइंग टू बम दुनिया के। अब दुनिया क्या कहेगी, मैं जरा जल्दी से सम अप करूं, ये अगर कैल कर भी ले सपोजली, ये जितने मुल्कों में इनके 54-56 लोग गए हैं, 7 डेलीगेट, दुनिया क्या कहेगा, जो तो अब दोबारा पाकिस्तान के साथ जंग लड़ो, ये कहेंगे। वो पता क्या कहेंगे, वे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएं और साथ में आप बैठ कर मुज़ाकरात करें। दुरुस्त आपने मतलब दुनिया इनको ये कहेगी कि जाएं दोबारा जंग लड़ें। मतलब दुनिया भी एग्जैक्टली नाज़रीन, दुनिया भी पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायीद कर रही है, और भारत के अंदर कांग्रेस जो सवालात उठा रही, बिलखसूस जयशंकर ने जो एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू दिया और उस सहाफ़ी के सवालात का जवाब नहीं दे सके, आएँ बाएँ शाएँ, कांग्रेस ने उस क्लिप को ट्वीट किया। भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। तो जब दुनिया को आप उस वक्त कायल करें जब आप अपने हाउस इन ऑर्डर करें, आपके घर के लोग आपसे मुतमिन और वो मुतमिन नहीं है। कल सब दुनिया हमारे मौक़िफ़ के साथ मुतमिन है, अब हमारे साथ बात करिए, ट्रम्प भी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं। हमें बड़ा एक डेंट पड़ रहा है, जो बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल है वो बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान के अंदर खजदार में स्कूल बस पर हमला हुआ, मैं खुद वहाँ पर गया, बैकग्राउंड ब्रीफिंग सुनी, बड़ी अलार्मिंग है, हार्ट रेंचिंग सिचुएशन है। लेकिन 2 तालबात आज और शहीद हो गई जो शदीद ज़ख्मी थी, 8 उनकी तादाद हो गई है, 2 और जवान थे, टोटल 10 लोग शहीद हो चुके हैं। अब जब पाकिस्तान कहता है कि फितरल हिंदुस्तान बलूचिस्तान में एक्टिव है, भारत ने अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट किया जो इस इंसिडेंट के बाद काम कर रही हैं, और 9 और 10 की रात को पहली मरतबा बलूचिस्तान में एक रात में 33 दहशतगर्द अटैक्स हुए। तो वो वहाँ पे सब लोग जोड़ते हैं कि ये सवार शबूत है जो आपस में नेक्सस, और फिर इंडियन मीडिया ऑफिशियली BLA के लोगों को बिठा के वहाँ बात करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं और प्रवोक करते हैं। इस सिनेरियो के अंदर क्या वक्त है जब हमारा सफारती मिशन बाहर जा रहा है बातचीत करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान के अंदर जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है उसके अंदर भी हम कोई दुनिया को कायल कर पाएंगे कि भारत को कहीं चार्जशीट किया जाए? हमारे ऊपर माजी में बड़े इल्ज़ाम लगते रहे कि ये मसला भी हमारा हल हो सके। एक चीज़ का मुझे खदशा है, आपने बड़ा अहम सवाल उठाया, जैसे अभी थोड़ी देर पहले या बाद में अभी आएंगे मेरा ख्याल आपने प्रोग्राम में उसका करना है, जो 67,000 जो हुजाज कराम का डिबाकल हुआ है ना, ये ब्यूरोक्रेसी ने किया है। जी बिल्कुल, हमारा स्टाइल है, ये लेजीनेस देखें, 60,000 लोगों को आपने ज़हनी तशद्दुद का किया और पता नहीं क्या उनके हालत है। अगेन ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से। आई एम वंडरिंग, ये जो 7-8 लोग जो काबिल लोग हैं, नो डाउट डेलीगेशन बड़ा अच्छा है, मेरिट पे हैं और अच्छे लोग हैं, क्या आपके पास कोई डाटा है दुनिया के साथ शेयर करने के लिए? कोई ऐसे क्लिप्स आप लेकर जा रहे हैं? मतलब आप और हम कॉमन लोग हैं, मैं सुनता रहता हूँ इंडियन टीवी पे, सिंपली कोई अगर कोई इनमें से कोई अच्छा कोई बैठा हो, कुछ ना करे, 2-4 लोगों को इवन ट्विटर पे बैठाएं, इंडियन चैनल्स की उनके प्रोग्राम्स हैं, चीज़ें हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतना मवाद अवेलेबल है इंडियन चैनल्स का, इंडियन लीडरशिप का। अजीत दोवल साहब के उनके क्लिप्स पड़े हुए हैं, पाकिस्तान का जो डॉक्टर है उनका क्या डॉक्टर है, ज़रा वो निकालें कि वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान के हवाले से। नंबर 1 इसका मेजर गौरव साहब जो हैं उनके ज़रा उठा लें, टीवी चैनल पर बैठ के कह रहे हैं, उनके आर्मी के मिलिट्री के टीवी चैनल मिल रहे हैं, उनके वजीरों के बयान आते हैं, उनके पार्लियामेंट में उनकी तकरीरें हैं, उनके BJP के लोगों की तकरीरें हैं कि कैसे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदलेंगे, पाकिस्तान को तोड़ेंगे, हम पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इतना कुछ मवाद है, इतना मवाद है, लेकिन मैं आपको तसल्ली से बता सकता हूँ, नोइंग पाकिस्तान और पाकिस्तानी मिजाज और अवाम और ब्यूरोक्रेसी, ये महज अपनी ज़बानी ये कलामी चीज़ों पे जाएंगे, इनके पास कोई डाटा। मैं अभी से मतलब जो मेरी तजवीज़ है, सही। आप जा रहे हैं एक USB में आना है, USB में चीज़ें लेकर जाएं, जहाँ पे जाएं, और ये सारी इंग्लिश में है मोस्टली, चीज़ें नहीं भी हैं, आपको चाहिए इसके सब टाइटल बनाएं। उन्हें कहा सर हम कुछ नहीं कहना चाहते, हमारा केस क्या, आप ये सुनिए, ये सर 10 मिनट की हमारी एक छोटे सा क्लिप है, ये सुन लें। इंडियन अब चैनल को BLA जो है, BLA के बहुत सारे अकाउंट्स वहाँ से ऑपरेट हो रहे हैं, उसके बहुत सारे सबूत मैंने खुद देखे वहाँ पे, ट्विटर पे देखे हैं, उनके चैनल पे गुफ्तगू हो रही है, उन मिनिस्टर कर रहे हैं, कांग्रेसमैन या तो नहीं कर रहे, BJP वगैरह वाले कर रहे हैं, दीगर कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। और मैं आपको बता सकता हूँ ये नहीं लेके जाएंगे,
चलिए हम तवक्को करते हैं आईएस पे आपके पास बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ऐसी चीजें मौजूद हैं। कोई मदद करे तो करे, अदरवाइज तो फॉरेन ऑफिस को खुद चाहिए था कि एक इनको डिटेल उसके बगैर तो जाने को फायदा नहीं। आजकल ये कागज शागज नहीं चलते, कोई नहीं मानता आपने कागज शागज फोटोकॉपी होगी वो अगले मतलब डिस्कार्ड कर देते हो, भाई हम नहीं मानते कागज फोटोकॉपी होगी व्हाटएवर, या आपके पास कोई अगर टैब वगैरह है वो भी लगे। बिल्कुल ठीक है। आपको डिजिटल उनको एविडेंसेस देने, डिजिटल एविडेंसेस अपने नहीं देने, उन्हीं की अपने ही उसका असर पड़ता है। बिल्कुल ठीक कि इंडियन चैनल, इंडियन लीडरशिप, इंडियन वजीर आजम, इंडियन वहाँ पे NSA, इंडियन आपके वहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस, इंडियन मीडिया, मतलब उनकी जो आपकी अदालत है मेरा ख्याल है उनके शर्मा साहब जो हैं वो एक दिन जयशंकर साहब से, ये क्लिप मैंने खुद देखा है सर, मैंने शायद ट्वीट भी किया है, उस क्लिप में वो पूछ रहे हैं ये बताएं पाकिस्तान का नक्शा कब बदल रहे हैं, ये अब ये टीवी पे गुफ्तगू है, कभी पाकिस्तान में गुफ्तगू हुई है कि इंडिया का नक्शा कब बदल रहे हैं, आप ये बताएं कि ये जो पाकिस्तानी या आज़ाद कश्मीर है जिसको POK कहते हैं ये कब आप वापस ले रहे हैं, ये बताएं बलूचिस्तान कब वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें जयशंकर साहब से पूछी जा रही हैं टीवी शो में। क्या इनके पास ये डाटा है, हमारे ये जो हमारे ये जा रहे हैं इन्होंने कोई पूछा है इन्हें कोई, ये सारे मोस्टली ओल्ड स्कूल्स हैं, इनमें से बहुत कम लोग हैं जो ट्विटर, सोशल मीडिया, टीवी चैनल देखते होंगे, इनको लोग हैंडल कर रहे होंगे। सो थोड़ी सी मेहनत आप भी कर रहे हैं, बड़ा बिग आप उस पे है, एक मुकाबला है, जाते हुए जो डिजिटल प्रिंट्स लेकर जाएं, महज जाना है और वहाँ तकरीरी मुकाबला होना है, जैसे ये शशि भैया कर रहे हैं तो आप भी तकरीरी मुकाबला करके आ गए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू टेल द वर्ल्ड कि ये देखें सर हमने कभी कोई हमारा कोई जिक्र हुआ पार्लियामेंट में, बिल्कुल सही, हमारे कोई टीवी शो में किसी एंकर ने फलां फलों में हमने कुछ उनके इंडियन कोई वो जो है जो वो क्लेम करते हैं दहशतगर्द हैं फलानी चीज़, अगर हमने रिसेंटली किसी को प्रमोट किया है, किसी को इनकरेज किया है, किसी को ओनरशिप दी है, ये तो BLA को दे रहे हैं सीधा सीधा। जिस दिन यहाँ पे आपकी ट्रेन का वो हाईजैकिंग हुई थी सारे के सारे वो अगर इंडिया टीवी पे बैठे हुए थे, और इंडियन टीवी किसके है पता है आपको, अंबानी के और अडवाणी को, और अडवाणी और अंबानी कौन है, दे आर वेरी क्लोज टू द BJP गवर्नमेंट, उन्हीं के उन्होंने खरीदी है। सो थोड़ा सा ये मेहनत कर लें, बिल्कुल ठीक, वैसे पहुंच जाएं कि हम पाकिस्तान से आए हैं और हमारे, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये एक चांस है पाकिस्तान के लिए, जब जो भारत का रियासती दहशतगर्दी का चेहरा दुनिया के सामने पहले ही बेनकाब हो चुका है, बलूचिस्तान और खुशदार इस सिनेरियो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हकायक दुनिया के सामने रखा जाए, ये वक्त है जब दुनिया पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ऊपरी मौक़िफ़ को डेफिनेटली तस्लीम करेगी, चूँकि नाकाबिले तरदीद शवाहिद और एविडेंस मौजूद है। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आइंदा माली साल के बजट में ताख़ीर क्यों हुई और क्या दिफाई बजट बढ़ने से पाकिस्तान के दीगर शोबों के अंदर जो उनका बजट है सेहत तलीम का वो कम होगा, मौशी सरगर्मियाँ, तरक्याती बजट उससे मुतासर होगा या नहीं, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। मौशी सूरत हाल क्या है और पाकिस्तान में बजट की तैयारी तो जारी है, लेकिन बजट की मंजूरी का जो प्लान था, जो बजट पेश करने की जो प्लान था, उसमें हुकूमत ने कुछ डिले कर दिया। उसकी क्या वजूहात हैं और बिलखसूस आने वाले दिनों में पाकिस्तान को जिस सियासी और उसके साथ साथ मौशी सूरत हाल का सामना है, उस तनाजुर के अंदर दिफाई बजट में इजाफे की भी बातें की जा रही हैं। दिफाई बजट में मौजूदा हालात में इजाफा करना किस हद तक नागुज़ीर है और पाकिस्तान की मौजूदा मौशी तरक्की के तनाजुर में दिफाई बजट बढ़ाने से क्या मौशी सरगर्मियाँ उससे मुतासिर होंगी या ये मौशी तरक्की का पहिया यूँ ही चलता रहेगा, और हुकूमत आने वाले माली साल में टैक्स रेवेन्यू में बढ़ाने, टैक्स रेवेन्यू के अंदर मजीद कुछ जो उसका हदफ है उसको बढ़ाने की तैयारी कर रही है, क्या इससे महंगाई में इजाफा होगा या नहीं। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर मौशर डॉक्टर खकान नजीब साहब। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, IMF के साथ बातचीत का सिलसिला तो काफ़ी अर्से से जारी था और हुकूमत कॉन्फिडेंट थी कि जून के पहले हफ्ते में हमने बजट पेश कर देना है, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। कुछ IMF की कुछ कंडीशन थी या जो हम दिफाई बजट के अंदर इजाफा करने की तैयारी कर रहे हैं उसकी वजह से फैक्ट्स और फिगर डिफरेंट हैं, वो चेंज होने का इम्कान है, वजह क्या है सर इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब, आई थिंक एक ओवरऑल चूंकि आपने सब जो एस्पेक्ट्स हैं उन पे एक नतीजा खेज गुफ्तगू करनी होती है IMF के साथ, जिसका क्या मतलब, एक बेंचमार्क है, आपने लिखा हुआ है कि जो प्रोग्राम के अहदाफ हैं उसके मुताबिक आप तय करेंगे जो बजट 2026 FY26 प्रेजेंट होगा। सो ये आपका एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। अब उसमें इस वक्त सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त तकरीबन 12,000 अरब के लगभग इस साल की टैक्स कलेक्शन होगी। अब हमने हदफ 12,300 का रखा है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि हम शायद 300 कम होंगे, चलें, पर उधर से हमने सफ़र करना है 14,100 के करीब का। ये 2,000 अरब का जो सफ़र है ये कैसे तय किया जाएगा? कुछ तो ऑटोनमस ग्रोथ आएगी, पर कुछ आपको जो रैशनलाइजेशन है वो करनी पड़ेगी, जिसका मतलब है कि क्या FED तब्दील होती है, क्या एग्जेम्पशंस कम होती हैं,
आप किस तरह इस सफर को तय करेंगे। या टैक्स रेट में इजाफा भी हो सकता है जी, कुछ एरियाज में तो रद्दोबदल करना पड़ेगा ना, अगर आपने यहाँ तक पहुंचना है, वरना खुद यहाँ तक पहुंचना जो है वो तो मुश्किल होगा। बट वो अमूमन वो एरियाज होंगे जो अंडर टैक्स्ड हैं और कुछ पैसे इन्फोर्समेंट से आ जाएंगे। कुछ तो मैंने हिंट कर दिया, एफईडीज तब्दील हो सकती हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कुछ जो जीएसटी की एग्जेम्पशंस हैं वो जा सकती हैं, कुछ आपकी इन्फोर्समेंट से पैसे आएंगे कि आप इन्फोर्स बेहतर करेंगे जहां पे जो टैक्स लागू है। सो आई थिंक एक तो ये चीज है। फिर जो ओवरऑल जायजा है जो फंड के साथ आप लेते हैं, तो उसमें आपकी जो एक्सपेंडिचर साइड है वो कैसी बनेगी। फिर आप अगर कोई देना चाहते हैं आसानी से क्या मतलब है? आसानी से मतलब है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स जो 45% है, तो फंड हैज टू अंडरस्टैंड हियर इट कैन नॉट बी 45% रेट के 29% आपका एक टैक्स हो, 10% सुपर टैक्स हो, उसके ऊपर 5-6% वेलफेयर फंड्स ऑफ द लेबर हो, तो मिला के आप खित्ते में कंपेटिटिव नहीं है। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज चाहती हैं वो कम हो। आप पे टैक्स बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट ब्रैकेट 49% का इज हायर एंड, तो उसको कम करें। 6 लाख की एग्जेम्पशन है कि अगर मैं 50,000 कमा रहा हूं तो ना दूं, अगर 50,000 से ऊपर जा रहा हूं तो दूं। आजकल 50,000 क्या रकम है, इसको 1 लाख पे ले जाना है, तो हुकूमत चाहेगी कि ये काम हो। ये सारी चीजें जो हैं। फिर इसी तरह डेवलपमेंटल बजट, अब अथॉरिटीज कह रही हैं हम 1000 अरब रखेंगे। मैं एक वैसे गुजारिश करूं, इसको कम भी रख लें, कोई हरज नहीं है, बिल्कुल सही। पर अगर आप 1000 अरब रख लेंगे विच इज मच मोर देन व्हाट यू आर स्पेंडिंग हियर। यहीं से मैं आपके उस सवाल की तरफ आता हूं कि क्या डिफेंस जो है उसकी स्पेंडिंग बढ़ानी चाहिए। इसमें तो कोई शक नहीं है ना यार। वी लिव इन एन एरिया वेयर वी हैव एक्सटर्नल थ्रेट्स, और वो एमिनेट होते हैं, और उनको आपने अभी कल्मिनेट किया बाय अ परफॉर्मेंस व्हिच वाज द बेस्ट इन द रीजन, सेकंड टू नन। पर वो खर्चे से आती है ना। एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में भी अगर बनते हैं तो उसका खर्चा होता है, आर्मी मेंटेन होती है। अगर हतफ और बाकी मिसाइल्स जो पाकिस्तान में बनते हैं वो पाकिस्तान में खर्चा करके बनते हैं। PL5 अगर खरीदा जाता है तो खर्चा होता है। पाकिस्तान का 2100 अरब रुपए के करीब इस वक्त हमारा एक डिफेंस स्पेंड है इस साल की मेरा लगभग। अगर वो अगले साल 2500-2600 करनी पड़ी, अ कपल ऑफ 100 बिलियन। मैं तो अभी आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक्सपेंडिचर 9800 का इस दफा रखा हुआ है हमने, जो अपना हमारा आता है किस चीज पे, हमारा जो मार्कअप स्पेंड है वो वैसे ही 8,500-9,000 के करीब चला जाएगा। आपको उधर पैसे बच जाएंगे। क्यों बच जाएंगे? मार्कअप आपका कम हुआ 22% से 11%। ये मैक्रो स्टेबिलिटी के सम्राट हैं। वहां से टैक्स के हदफ में अगर 2000 अरब आपने बढ़ाए, आपने मुल्क में टैक्स कलेक्शन बेहतर की, रियल एस्टेट, रिटेल, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को बढ़ाया, आपने ये सारे काम किए, तो आपको टैक्स के हदफ में बेहतरी हुई, तो वहां पे भी पैसे आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक। एक्सपेंडिचर हुकूमत कम भी कर रही है। सॉरी, यूएससी, ये जो यूटिलिटी स्टोर्स है, फिर आपको मालूम है कि PND बंद किया, 1.5 लाख नौकरियां। आई थिंक डिफेंस। डॉक्टर साहब इसके साथ ये जरूर बताइएगा, जो आम आदमी के जहन में भी सवाल है और आजकल बातें भी हो रही हैं कि डिफेंस बजट में इजाफा नागुज़ीर है, कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन जब ये इजाफा होगा तो कहा यह जा रहा है कि सेहत तलीम के बजट में कटौती लगेगी, उसके साथ मौशी सरगर्मियां मुतासिर होंगी, तरक्याती बजट पर कटौती होगी। ये इंप्रेशन दुरुस्त है या गलत? ये कतई तौर पे सही नहीं है ये इंप्रेशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैंने आपको कहा कि 1000 अरब तो तकरीबन आपका बच रहा है एक्सपेंडिचर का, PS जो आप अपने डेवलपमेंट पे करने जा रहे हैं, सॉरी जो आप मार्कअप में देने जा रहे हैं, कम हुआ। दूसरा, आप का जो इस वक्त आपने 1.5 लाख बंद की जॉब्स, जो आपने इदारे बंद किए, आपका एक्सपेंडिचर जो है उस तरह नहीं बढ़ना चाहिए जैसे पहले बढ़ा था। फिर आपका टैक्स का हदफ जो है वो इतना बड़ा है, यानी कि 2000 अरब बढ़ा है, तो आपके पास रकम ज्यादा आई। और ये जो एजुकेशन और हेल्थ का मेजर खर्चा है और जो डेवलपमेंट का खर्चा है, ये मैं बता देता हूँ। 1000 अरब डेवलपमेंट का खर्चा इस साल हुकूमत रखना चाहती है, जो मालियाती साल 2026 है। इस साल आप 650-700 खर्च कर रहे हैं, तो वो तो प्रैक्टिकली बढ़ा कर रख रही है 300 अरब कंपेयर टू व्हाट यू आर स्पेंडिंग दिस टाइम। एक बात हो गई। बिल्कुल ठीक। जो सूबों का खर्चा है वो 2000 अरब से ज्यादा होगा ऑन दी डेवलपमेंट साइड। वो अपनी जगह कायम है। जो हम टैक्स ज्यादा कलेक्ट करेंगे, ओवरऑल बजट ज्यादा बनेगा। तो अगर जो 59% सूबों को जाएगा,
वो ज्यादा रकम जाएगी। अगर ज्यादा रकम जाएगी तो हेल्थ एजुकेशन किसका सब्जेक्ट है? तो फ्लश है विद मनी जी, बिल्कुल ऐसा, सो दे कैन गो एंड स्पेंड ऑन दैट। और आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में एक कोशिश की जा रही है कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो 13.8% है, ये बढ़ा है थोड़ा सा इस साल, यानी कि पिछले साल 13.2 या 3% था, ये अगर 14.5 पौने 15 के करीब जाता है, सेविंग्स बढ़ती हैं। सो अगर ये बढ़ता है इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो, तो आईएमएफ ने इस सारी चीजों को देखते हुए क्या कहा कि आपका जो इस वक्त का ग्रोथ टारगेट है इस साल का, वो 2.5 पौने 3 2.6% है, अगले साल ये 3.6% हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। गिवन कि उन्होंने 2400 अरब यानी कि 2100 से 16% बढ़ा के आपके बजट में लिया हुआ है, जो अहदाफ लिए हुए हैं, वो मैंने नंबर्स देखे हैं, इसको शायद 2500-2600 अरब करना पड़ा, ये कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं। फिर एक बात ये भी याद रखिए कि डिफेंस स्पेंडिंग जब होती है तो कुछ इकोनॉमी पे भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर पाकिस्तान में जहाज बनता है तो उसके कुछ पार्ट्स पाकिस्तान में भी बनते हैं, सो ऐसा भी नहीं है। फिर हमने ये जहाज एक्सपोर्ट भी किए हैं अफ्रीका में, सो देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम देयर आल्सो। बट हैविंग सेड दैट, इट इज आवर नीड टू डू इट एंड वी विल डू इट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वजाहत के साथ सिचुएशन को एक्सप्लेन किया कि दिफाई बजट में इजाफत ना गुजर, दिफाई बजट बढ़ेगा तो उससे मौशी तरक्की मुतासर नहीं होगी, सेहत और तलीम के बजट पर कटौती नहीं होगी। उस वक्त तक पायदार तरक्की का जो ख्वाब है वो अधूरा रहेगा। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे 67,000 पाकिस्तानियों के साथ हज के नाम के ऊपर एक बड़ा हाथ हुआ है। 70 अरब रुपये से ज़ायद की रकम उनसे वसूल की गई। अब ना पैसे उनको फिल वक्त वापस मिले हैं, ना ही वो इस साल फरीज़ हज अदा कर सकेंगे। असल जिम्मेदार है कौन? कुछ फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हर पाकिस्तानी जो इस्तिताअत रखता है वो हज का फ्रीज़ा हासिल करना चाहता है, और इसी सिलसिले के अंदर हमने देखा कि इस साल पाकिस्तान का 1 लाख से ज़्यादा कोटा मुकर्रर था, जिसके ज़रिए से 67,000 ऐसे अफराद थे जो प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के ज़रिए से फ्रीज़ा हज अदा करना चाहते थे। मुकर्रर वक्त के ऊपर उन्होंने अपने पैसे जमा कराए। एक अंदाजे के मुताबिक 70 अरब रुपये से ज़ायद की रकम जमा करवाई गई। लेकिन उसके बाद वजारत मजहबी अमूर और प्राइवेट हज ऑपरेटर्स के मबैन एक कोई कन्फ्यूजन स्टार्ट हुई, जिसके नतीजे में आज ये सिचुएशन बन चुकी है कि 67,000 पाकिस्तानी फ्रीज़ा हज इस साल अदा नहीं कर सकेंगे। उनके पैसे कुछ ऑपरेटर्स के पास मौजूद हैं और कुछ रकम सऊदी अरब को ट्रांसफ़र हो चुकी है उनकी मुख्तलिफ कंपनियों को। इसकी जिम्मेदारी आयद किसके ऊपर होती है? अगरचे कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इस मामले का नोटिस लिया, इंक्वायरी का हुक्म दिया और उसके बाद मामला खामोश है। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सनाउल्लाह खान, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान हज ऑर्गेनाइजर एसोसिएशन। उनसे बात करेंगे। सनाउल्लाह साहब आपका बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह साहब, गुज़श्ता साल जब आपने अपनी दरख्वास्तें लोगों ने देना शुरू की, आपने एक ऐड दिया, आपको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया कि आप लोगों से पेश की दरख्वास्तें या पेश की बुकिंग क्यों कर रहे हैं। वो शोकाज नोटिस किसने जारी किया और अल्टीमेटली कहाँ पर सबसे बड़ा एक इशू आया जिसके नतीजे में आज 67,000 पाकिस्तानी अरबों रुपये जमा कराने के बावजूद इस साल फ्रीज़ा हज अदा नहीं कर सकेंगे? खैर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया GTV का कि इस आम मौजू पे आवाम के लिए आप सामने आए। सबसे पहली चीज़, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि सऊदी अरब में सेटअप चेंज हो गया। पहले हमारे NGOs जो थे वो सर्विस प्रोवाइडर थे, उनके वहाँ जो काम करने वाले थे वो मौलिमीन कहलाते थे। उन्होंने अपने सेटअप को चेंज किया है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, बिज़नेस सेटअप में, जिसकी वजह से सर्विस प्रोवाइडर का सेटअप अब बिज़नेस की तरफ जा रहा है। इस साल सबसे जो इशू आया वो ये आया कि उन्होंने टाइम लाइन हज के फ़ौरन बाद अनाउंस कर दी। टाइम लाइन अनाउंस करने का मतलब ये होता है कि हमने वो टाइम लाइन सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं होती, पूरी दुनिया के लिए होती है। तो पाकिस्तान ने भी उसको इसी तरतीब पे लेना था जिस तरह बाकी दुनिया ने लिया। सबसे पहले तो हमारी पॉलिसी लेट आई, तो 2.5 महीने उसमें चले गए, सऊदियंस अपने प्रोग्राम पे चल रहे थे। उसके बाद 27 नवंबर को जो अगस्त में पॉलिसी आनी थी वो 27 नवंबर पे आई। 27 नवंबर को आते ही गवर्नमेंट ने अपने दाखिले शुरू कर दिए। अब गवर्नमेंट के दाखिले पहले भी सरदार यूसुफ साहब माशाल्लाह जब रहे हैं तो दिनों में बल्कि घंटों में पूरे हो जाते थे। तजुर्बा है इस हवाले से जी। वो चूँकि लेट आए, इशू ये बना कि इन्होंने अपने दाखिले कंप्लीट करते हुए 3-3.5 महीने ले लिए। अब 3-3.5 महीने उन्होंने ब्लॉक करके रखा प्राइवेट सेक्टर को। उस दौरान आपको इजाजत नहीं दी गई? नहीं ले सकते। आप लोगों ने इश्तिहार दिए? हम लोगों ने जब इश्तिहार दिए तो उसमें हमें शोकाज नोटिस इशू हुए और वो शोकाज नोटिस रिकॉर्ड का हिस्सा है कि आप लोग जब तक हम अलाउ ना करें। इन्होंने हमें अलाउ किया 10 जनवरी 2025 को इन्होंने अलाउ किया, जिसका ऑफिशियल लेटर 14 जनवरी पे हमें मिल गया।
अब 14 फरवरी जनवरी पे हम लोग स्टार्ट ले रहे हैं और 14 फरवरी पे वहाँ डेड एंड है, सऊदियंस ने काम को रोकना है। ये बनते हैं सिर्फ 1 महीना। ठीक, 1 महीने में 2 वर्किंग डेज तो यहाँ के निकाल दें। हमारे यहाँ सैटरडे संडे छुट्टी होती है, उनके यहाँ फ्राइडे को छुट्टी होती है। जब 3 दिन निकालते हैं तो हम सिर्फ 16 दिन के लिए वो ट्रांजैक्शंस कर रहे थे। ठीक। फिर एक सबसे क्रॉनिक इशू जो सामने आया वो ये था कि हमारे लिए सिर्फ पर डे $3 लाख पर मुनज़्ज़म बेच सकते हैं। यहाँ मसला ये बनता है कि पीछे ये 500 का मुनज़्ज़म था तो भी $3 लाख थे, अब ये 2000 का मुनज़्ज़म बन गया। मतलब एक मुनज़्ज़म 2000 हुज्जाज की कैपेसिटी के लिए भी वही $3 लाख हैं जो पिछले साल 500 अफराद के लिए थे। ठीक। ये इशू बना फंड के बरवक्त ट्रांसफ़र ना होने का, जिसकी वजह से इनसे वो ट्रेन छूट गई जो पकड़नी चाहिए थी। अगर ये पैरेलल दाखिले शुरू कर देते तो देयर वाज नो इशू। जिस तरह गवर्नमेंट अपने पूरे कर सकता है तो प्राइवेट में अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा कैपेसिटी है। बल्कि हम तो फ़ख्र से एक बात करते हैं, पिछले साल गवर्नमेंट ने 17,000 का कोटा सरेंडर किया था सऊदी गवर्नमेंट को स्पॉन्सरशिप का, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा किया था। वो टेक्निकल रीज़न इनके जहन में थी कि सऊदियन ने इस साल वो 17,000 कोटा काट न ले, तो इन्होंने पहले अपने पूरे कर लिए, बाद में जो बाकी बचे वो हमारे लिए छोड़ दिए। अब सनौल साहब टाइम गुजर चुका सर, इन पाकिस्तानियों से जिनकी तादाद 67,000 एक अंदाजे के मुताबिक 70 रुपए से ज़्यादा रकम इन्होंने जमा करवाई है सर। अब इनकी इन पैसों को क्या मुस्तकबिल है और इस मसले का हल क्या है? देखिए जी, ग्लोबली ये इशू बाकी ममालिक के साथ भी आया है, अलजायर के साथ आया है, नाइजीरिया के साथ आया है, इंडिया के साथ आया है, पाकिस्तान के साथ आया है, बांग्लादेश के साथ आया है। उन्होंने इसको सेटल किया। बाज़ मुल्कों ने यह सेटलमेंट की कि जितनी पेमेंट इनकी आ चुकी थी, सऊदियंस भी इस बात पे खुश हैं कि जी इन पैसों को रोक लिया जाए, इन पैसों को सऊदीया में भी ई वॉलेट्स में रोक लीजिए, क्योंकि अब जैसे ही हज करीब है, हज के 12 ज़िलहिज पे उन्होंने नई पॉलिसी हमें देनी है। जब 12 ज़िलहिज पे हमें ये नई पॉलिसी दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसी से 2-2.5 महीने बनेंगे। अब उन्हीं पेमेंट्स को उन्हीं हज्जाज के लिए रखा जाए, बल्कि हम तो पुरजोर अपील करते हैं कि नुकसान हमारा हुआ है, वहाँ बिल्डिंग की डाउन पेमेंट हमारी गई है, एक्सचेंज रेट हमारे गए हैं। एग्रीमेंट करते हैं, ये ना हो ये रकम उन सऊदी कंपनीज को एडजस्ट हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो आपको एक रिजर्वेशन दी हुई थी। सर मैं इसको ज़रा क्लियर करना चाहता हूँ, ये पैसे हमारी अमानत है, हुज्जाज की अमानत है। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके तवस्सुत से गवर्नमेंट को कि इन पैसों को वहीं ई वॉलेट्स में रखा जाए, और इन हुज्जाज को, जिस तरह पहले भी पाकिस्तान में एक मरतबा बगैर कुरानदाजी के हुज्जाज चले गए थे, इन हुज्जाज को हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एनजीओ इन्हीं पैकेजेस पे अगले साल हज के लिए तैयार है कि उनको एडजस्ट किया जाए। जो लॉस हुआ हमारा बिजनेस लॉस है, लेकिन हम हुज्जाज कराम को मतलब एम्बेरसिंग में नहीं लेके जाना चाहते। देखिए ऑलरेडी वो सफ़र हो चुके हैं, 1 साल उनका डिले हुआ है। अगर ये पैसे वापस मंगाए जाते हैं तो आपको पता है इन्फ्लेशन रेट ने बढ़ जाना है। जो पेमेंट गई है वो 74.5 में गई है या 75 में गई है। अब ये पैसे जब रिटर्न होके आते हैं, एक तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। फिर वो हुज्जाज कराम जो नहीं जाना चाहते, जो पैसे वापस लेना चाहते हैं, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे एनजीओज उनको यहीं एडजस्ट करके देने के लिए तैयार है। एक बात वाजे कर दीजिएगा, जितने 67,000 पाकिस्तानी, इन सब की रकम सऊदी को ट्रांसफर हो चुकी, ये कंफर्म है या कुछ ट्रांसफर स्टिल रकम पाकिस्तानी बैंक्स में मौजूद है? जी, इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। इस तरह है कि जो हम अमाउंट बेचते हैं सऊदी अरब, वो ई वॉलेट में उनकी ज़रूरत के मुताबिक बेचते हैं। किदाना के पैसे हो गए, बिल्डिंग्स के पैसे हो गए, तवाफ़ा की पेमेंट हो गई, ट्रांसपोर्ट का जो रिंग लिया जाता है उसके पैसे, तमाम जद्दा टू जद्दा एयरपोर्ट की अरेंजमेंट के पैसे हैं। एयरलाइन के पैसे हमने यहाँ एयरलाइन में डाउन पेमेंट की है, वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनके पैसे हैं, जो 17,000 रुपीज़ पर पैक्स के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दिए हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड बाय हमारे पास यहाँ पड़े हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसमें हाजी परेशान हो। हाँ, गवर्नमेंट को इसमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। हमारे काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने ये चाहा कि हाजी को एडजस्ट किया जाए, सऊदियों ने उन्हें वेलकम कहा, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी सजेशन है, बजाय इसके कि आप इस सर्कल को दोबारा दोहराएं और कल को दोबारा फिर टाइम लाइन को मीट ना करें, तो दिस इज़ बेस्ट। ठीक, अब ये कह सकते हैं कि जो कुछ रकम आपके ऑपरेटर्स ने बैंक्स में रखी हुई है, उनके ऊपर प्रॉफिट मिलता है, ये मार्केट में क्वेश्चन भी ये सामने आता है, उसके ऊपर आपके मुख्तलिफ ऑपरेटर्स उसके प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो अगर रकम वापस करते हैं, कोई वापस रकम लेना चाहता है, तो उसी रेशो से उसको प्रॉफिट के साथ रकम वापस मिलेगी जो आप बैंक से कमाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हुज्जाज का पैसा हम करंट अकाउंट में रखते हैं, कोई सेविंग अकाउंट में नहीं है, ना इसके कोई बेरर सर्टिफिकेट है, ना लिए हैं। अगर कोई हाजी आज भी अपना पैसा वापस लेना चाहेगा तो हम इसको मैनेज करेंगे। ताम हमने गवर्नमेंट को कहा है कि अगर गवर्नमेंट वापस करती है
ऐलान करती है तो फिर उनके शेड्यूल पे उनको वापस करेंगे। ताहम हमारी ख्वाहिश है कि हाजी एडजस्ट हो। देखें, इस वक्त जो हाजी रह गया ना वो सरकार में जा सकता है ना प्राइवेट में जा सकता है, लेकिन वो अपने बजट से ये रकम निकाल चुका है। अगले साल के लिए वो परेशान है कि आया मैं अगले साल जा सकूँगा। तो आपके तवस्सुत से मैं ये श्योर कराता हूँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि इंशाल्लाह हम उनको उन्हीं प्रीवियस ईयर के पैकेज में उसी फैसिलिटी के साथ ले जाने के लिए तैयार हैं। लास्ट आपसे जानना चाहूँगा, दुनिया के किसी दीगर इस्लामी मुल्क के भी इतनी बड़ी तादाद के अंदर शहरी फरीज़ हज अदा करने से महरूम हुए हैं, वो भी इस प्रोसेस का शिकार हुए हैं या नहीं? ये सबसे ज़्यादा नंबर ये पाकिस्तान का है? देखिए, ज़्यादा नंबर तो पाकिस्तान का है, इसमें थोड़े से लैप्सेस हैं। हमें ख़ुद वहाँ काम करने की इजाज़त नहीं है। हमारे अग्रीमेंट जो है वो G2G होता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हम उन अदारों को एक्सेस नहीं कर सकते, उसको एक्सेस करने के लिए हमें थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन से फिर जाना पड़ता है। बात चीज़ें ऐसी हैं जो पब्लिक को कम्युनिकेट नहीं हुई, चूँकि सरदार साहब ने मार्च में ज्वाइन किया, उस वक्त ये टाइमलाइन गुजर चुकी थी। बड़ी अजीब सी बात थी, हम लोग भी परेशान हैं कि अगर इन्होंने एक डेडलाइन का तस्वर दिया है कि 14 फरवरी पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया था, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने कह दिया था कि नो मोर जी, इनको 14 नहीं, इनको 15 को ये सब कुछ ब्लॉक कर देना चाहिए था, रेमिटेंस ब्लॉक कर देनी चाहिए थी। लेकिन रेमिटेंस हाल होती रही, अभी लास्ट मंथ तक भी इनकी रेमिटेंस होती रही, तो ठीक ठाक पैसा स्टक हो गया। या तो ये नहीं समझ पाए या हमें समझा नहीं पाए, क्योंकि हमारा स्टेट बैंक जो है क्लिक के साथ इसको रोक भी सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और सब पैसे ऑफिशियल चैनल से जा रहे हैं, कोई अनऑफिशियल चैनल से नहीं। दुरुस्त कहा आपने। हम तवक्को करते हैं कि आइंदा साल जो की तजवीज़ है कि लोग आइंदा साल के लिए इस ऑफ़र को, इस तजवीज़ को एक्सेप्ट करें ताकि वो सादत हासिल कर सके। लेकिन इंपॉर्टेंट है, जो इतना बड़ा लैप्स हुआ जिसके नतीजे में 67,000 पाकिस्तानी मुतासर हुए और फरीज़ हज अदा नहीं कर सकेंगे, जहनी तौर के ऊपर वो डिस्टर्ब हुए, फाइनेंशियल तौर के ऊपर डेफिनेटली उनके लिए परेशानी तो है। अब इस मसले को फौरी तौर के ऊपर सोल्यूशन देना चाहिए, जो ऑप्शन देना है जो क्लैरिटी के साथ दिए जाएं ताकि लोग उस ऑप्शन को अडॉप्ट करें और आइंदा साल के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें। और आइंदा साल जो भी प्रोसेस है वो टाइमली स्टार्ट किया जाए, ना कि इस साल जो कई महीने इंतजार किया गया और उसके बाद एक इतना बड़ा मैस क्रिएट हुआ जिसके नतीजे में लोग एक बड़ी जहनी अजियत से दो चार हुए। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।